Hello, let us draw the equivalent circuit of a transformer. This equivalent circuit actually gives complete details of the transformer like currents, their components, voltages and the winding parameters of the transformer. In this equivalent circuit, टू वाइंडिंग्स के जो रेजिस्टेंसेस और लीकेज रिएक्टेंसेस हैं उनको हम सेपरेटली प्रेजेंट करेंगे और ऑल्सो द कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ द करंट ऑफ द वाइंडिंग. तो इनिशियली जब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर इज कंप्राइजिंग ऑफ व्हाट? एन आयरन कोर on which we are having primary and secondary winding. तो अब इसमें और हम इसमें देते हैं वोल्टेज सप्लाई जिसकी वजह से फ्लक्स सेट होता है और करंट फ्लो होता है. तो वी आर हैविंग सो मेनी क्वांटिटीज इन्वॉल्व. V1 Y2 V2 E1 E2 I1 I2 plus the due to this flux there is the core loss component और जो लीकेज का इफेक्ट है उसको भी हमें रिप्रेजेंट करना होता है. तो हम इसको ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट सर्किट के तौर पर सिंपली देखें. हमारे पास दो वाइंडिंग्स हैं. इन वाइंडिंग्स में ऑब्वियसली देयर इज सम रेजिस्टेंस R, देन लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द वाइंडिंग या इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द वाइंडिंग, देन देयर इस प्राइमरी वाइंडिंग को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय अ सिंपल कॉइल and the core in between these two windings. Then this is our secondary winding और secondary winding का भी उसी तरह resistive और reactive drop हमें चेक करना होगा. This way we represented and on the secondary side what we put load here जिसके across voltage होता है V2. यहाँ हमने दिया supply voltage V1. इसके बाद इन वाइंडिंग्स के अंदर करंट फ्लो हो रहा है I1 I2 और जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है उसको हम एक शंट ब्रांच से दिखाते हैं, कोर लॉस कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं, जहां हमारे पास है R5 और XM. इन ट्रांसफॉर्मर्स के जो टर्न्स रेशियो हैं उनको नॉर्मली हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं बाय N1 एंड N2. अब जब इक्विवेलेंट सर्किट में हमने देखा ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ऑब्वियसली EMF induced in primary side is represented by E1 and EMF induced on secondary side is represented by E2. But here starting from the end जो टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस लोड है that is say V2 plus the drops in secondary winding, current flowing I2 into R2 plus JX2. These are giving the value for total EMF induced that is E2. इसको हम और briefly लिख सकते हैं V2 plus I2 into Z2. Now we know the primary side voltage जो reflect हो रहा है secondary side की voltage की वजह से उसको हम represent कर सकते हैं by these as we have seen in the phasor diagram. तो अब ये जो वोल्टेज है दिस इज द वोल्टेज ड्यू टू ड्रॉप्स इन दी सेकेंडरी वाइंडिंग. तो प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज हम कैसे लें, सप्लाई वोल्टेज कैसे मेजर करें? सो इट इज इंक्लूजिंग एट द टॉप इज द सेकेंडरी वोल्टेज रिस्पॉन्स प्लस ड्रॉप्स इन प्राइमरी वाइंडिंग दैट इज I1 into R1 plus JX1 which can be otherwise also represented by I1 into Z1. So these are our primary and secondary voltage expressions. इसके अलावा हमारे पास दो और कंपोनेंट है जो कि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, कोर लॉस कंपोनेंट है. इसको हम करंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. One current is flowing is I0 and this component would be represented by I2 touch. So resistance of the transformer is the internal resistance of both primary and secondary windings. तो actual transformer के अंदर क्या होता है? Both are separated by R1 and R2 और reactances by X1 and X2. यहाँ हम K को भी हमेशा ध्यान में रखेंगे जो कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है and K is equal to N2 by N1.
तो रेजिस्टिव एंड रिएक्टिव ड्रॉप्स क्या है सेपरेटली यदि हम बात करें तो I1 इंटू R1 इज व्हाट, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर रेजिस्टिव ड्रॉप, ओके, ड्रॉप इन प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस. Similarly, we are having I1 into X1 is drop in second primary side reactance. Similarly, we are having I2, R2 and I2, X2. So, X1 and X2 are basically fictitious quantities that represent effect of primary and secondary leakage fluxes. So, we have to represent all these in the equivalent circuit as we have seen. पर अब हमें इसको एनालाइज करने के लिए और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है. तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो एक इफेक्टिव टर्म है K, विच इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इक्वल टू N2 बाय N1, इसको यूज करते हुए हम या तो सारी क्वांटिटीज को प्राइमरी साइड रेफर कर लें या सारी क्वांटिटीज को सेकेंडरी साइड रेफर कर लें. ये हम कैसे पॉसिबल है हमारे लिए? मान लीजिए हमने सेकेंडरी साइड से सारी क्वांटिटीज को प्राइमरी साइड रेफर किया. व्हाट वी हैव टू गेट सम कैलकुलेशन डन, जैसे कि दिस वुड बी इक्वल टू V2 बाय K, X2 would be equal to X2 by K square, R2 would be equal to R2 by K square, and I should also be changed. So I2 would be K into I2. So this way, all the quantities from secondary side are referred to primary side. In that case, we can eliminate this portion shown in the equivalent circuit for our convenience. After referring to the primary side, all the secondary components, what we get, we modify the equivalent circuit. तो अब इस equivalent circuit में हमारे पास R1 है, X1 है, referred to primary R2 and X2, and this component remains the same as it is because it is already on the primary side. Then the EMF across these can be written as E2 is equal to this E1. ओके, सो अब हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल इम्पिडेंस भी इनका कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ हमारे पास R1 plus JX1 is Z1, R2 plus JX2 is Z2, and here this component, shunt component, is Zm, magnetizing component. So total जो impedance है viewing from the primary side can be taken as Z is equal to Z1 plus the parallel combination of these two, that is Z1 and Z2 plus ZL, that is the impedance of the load. So now we are having this impedance as expression in detail, Zm into Z2 plus ZL divided by summation of all the three, that is Zm plus Z2 plus Zl, referred to the primary side. Okay, now no load component of this current is less than 5% of full load primary current, that is I0, and voltage produced by this I0 would be negligible. So iron loss magnitude जो है I0, that उसकी वजह से voltage drop मैं कह रही हूँ कि it is negligible, which is multiplied by I0 into R1 plus JX1. So we have ignored this for the while. Approximate equivalent circuit यदि हम इसका modify कर दें तो हम कह सकते हैं, further हम ये इसलिए चाह रहे हैं कि हमारा कैलकुलेशन सिंपल होता जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाएगी, then we can include all the components one by one to get back to the original condition. So here we are having now only 4 components left. They are R by Xm. This is the total resistance referred to primary, total inductive reactance referred to the primary,
here voltage V1, here voltage V2, referred to primary. We don't have to forget this. Here I1, I1. We can compare this with a phasor diagram. We have included all the components in the phasor diagram to get it drawn for various type of loads. They were leading, lagging, and unity power factor load. So here this R, which we have shown as total resistance, is actually summation of R1 plus R2 referred to primary. Similarly, X is also primary reactance plus secondary reactance referred to primary.